बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी फिजिक्स विद इब्रारुल्लाह। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 का टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, हमने से पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किए। आज हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिटेल के साथ समझेंगे और इसको डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है कि when an external force or unbalanced force act upon an object, it produces acceleration, which is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the object. ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। इसको हम इस तरह स्टेट करते हैं कि when an external unbalanced force act upon an object, it produces acceleration A, which is means acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the object. Mathematically F is equal to ma। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, F is equal to ma। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप या तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ ले या फिर डायरेक्ट बोले F is equal to ma, तो ये भी ठीक है। ओके, अब हम इसको ड्राइव करेंगे कि F is equal to ma किस तरह ड्राइव किया जाता है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के भी दो पार्ट्स हैं। वो किस तरह हैं? देखिए, नंबर 1 ये है कि व्हेन फोर्स एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब अगर आप फोर्स को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो आपको पता है कि फिजिक्स में अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ाएंगे और साथ में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी इंक्रीज होता जाए तो दिस इज डायरेक्ट रिलेशन विच इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यानी इन दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन क्या होगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। तो देखिए, मैं आपको इस वाले स्टेटमेंट को थोड़ा सा डायग्राम से समझा रहा हूँ कि किस तरह हम डायग्राम और मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे, और आप लोगों ने पेपर में भी एज इट इज एक्सप्लेन करना है। लेट्स कंसिडर, आपके पास बच्चों एक मास है जिसका m, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप इस मास के ऊपर फोर्स F लगाते हैं। ठीक है, आपने इसके ऊपर F लगाया। दिस F विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन A। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर आप इस फोर्स को बढ़ाएंगे, मैं इसकी बढ़ाने का मतलब ये है कि मैं इसका एरो बढ़ाऊंगा, तो जितना मैंने एरो बढ़ा दिया मीन्स फोर्स बढ़ गया। इसी तरह इसके अंदर फोर्स भी, एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आप फर्दर मोर फोर्स लगाएं, ज़्यादा फोर्स लगाएं इसके ऊपर, तो इसी तरह इसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो देखें, जहां पर मैं फोर्स वाला एरो बढ़ा रहा हूं, साथ में एक्सेलरेशन वाला एरो भी बढ़ता जा रहा है। तो इन दोनों का मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल रिलेशन क्या बन जाएगा कि A इज प्रोपोर्शनल टू F। इसको हम यूं लिखेंगे, A इज प्रोपोर्शनल टू 1। दिस इज रिलेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, देखिए ये इसका डायग्राम है, इसी डायग्राम से आपने एक्सप्लेन करना है, साथ में ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। किस तरह? देखिए, मैंने छोटा सा मतलब एक मास ले लिया जिसको m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है। इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया F और इसकी वजह से A पैदा हो गया। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये स्मॉल एरो फर्स्ट नंबर फोर्स का और स्मॉल एरो इसमें प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन का। देखिए, मैंने जब एरो बढ़ा दिया मींस फोर्स बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन एरो भी बढ़ गया मींस एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो गया। मैंने फोर्स को और बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन और भी इंक्रीज हो गया। तो ऑब्वियसली कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्ट रिलेटेड है किस चीज के साथ? फोर्स के साथ। अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। तो मैथमेटिकली लिखेंगे A इज प्रोपोर्शनल टू F। A ये प्रोपोर्शनल साइन और ये F। ये रिलेशन नंबर 1 हमारे पास आ गया। अब आप देखें इसका दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर आप फॉर द सेम फोर्स इफ यू आर इंक्रीजिंग द मास देन एक्सेलरेशन विल डिक्रीज। फर्स्ट वाला तो ये है कि फोर्स बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ेगी, लेकिन उसमें मास सेम रखेंगे। याद रखें, हम बात करेंगे मास को कांस्टेंट या फिक्स रखेंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट में अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रखे, फिक्स रखे, तो अगर हम फिर मास बढ़ाएंगे तो फिर एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। ये ऐसा है
जैसे पहले वाले एग्जाम्पल को अगर मैं बताऊं कि एक बच्चा है, वो एक छोटे से कार्ड को धक्का दे रहा है, ठीक है। अब इसमें एक्सेलरेशन पैदा करेगा। अब एक बच्चे की बजाय दो बच्चे आ गए तो इसको ज्यादा मूव करेगा, कार्ड वही है। तीन बच्चे आ जाएं तो और भी ज्यादा मूव करेगा, ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा करेगा। तो जितना आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे उतना ही कार्ड में एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, विच इज डायरेक्ट रिलेशन। नाउ इनवर्स रिलेशन किस चीज के साथ है? जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, अगर उसके लिए हम मास को बढ़ाएं और फोर्स वही रखें तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्स रिलेटेड टू दी मास आ जाएगी। किस तरह? मसलन आपके पास एक मास है, इनिशियली आपने मास ले लिया m, ठीक है, ये बक्सा मास को रिप्रेजेंट करते हैं और आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे f, ठीक है। अब एरो, f का जो एरो है वो देखेंगे, इसमें आप एक्सेलरेशन पैदा कर रहे हो a, जिस तरह हमने पढ़ा। अब अगर मैं इस मास को बढ़ा दूं, ठीक है, इस मास को मैंने बढ़ा दिया, अब ये बक्सा बड़ा हो गया, मतलब मास इंक्रीज हो गया। तो जब मास इंक्रीज होता है और वही फोर्स, इतना ही एरो लगाऊंगा, देखिए सेम फोर्स है, तो इसमें फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक्सेलरेशन वाला जो हमारे पास हो एरो है वो कम हो गया। अगर आप इस मास को और बढ़ाएंगे, मिसाल के तौर पर आपने मास को और ज्यादा कर दिया और वही फोर्स है, देन एक्सेलरेशन विल फर्दर रिड्यूस्ड, कम हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो कि जितना मास इंक्रीज होता जा रहा है इसी तरह एक्सेलरेशन का एरो कम होता जा रहा है, मींस एक्सेलरेशन सिंपली कम होती जा रही। तो इन दोनों का रिलेशन इनवर्स है, मास बढ़ने से ए कम होता जा रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम फिर सेकंड लॉ का सेकंड पार्ट किस तरह लिखेंगे मैथमेटिकली कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैथमेटिकली ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास 1/m। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये डिवीजन में आएगा, 1/m आ जाएगा। दिस इज रिलेशन नंबर 2, ठीक हो गया। तो आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ के दो रिलेशंस आ गए, जो स्टेटमेंट में आपने पढ़ा था कि ए इज डायरेक्ट व्हेन फोर्स एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट it produces acceleration which is directly proportional to the force, ये direct proportional force and inversely proportional to the mass of the object। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करेंगे। तो अब लिखते हैं कंबाइन relation 1 and 2। keep in your own boys, this is not a इक्वेशन, दिस इज रिलेशन, ठीक है। इक्वेशन बाद में बनेंगे। तो ओके, रिलेशन 1 ए प्रोपोर्शनल, यहाँ भी ए है यहाँ पर भी ए है तो मैंने ए ले लिया। प्रोपोर्शनल साइन भी सेम है, आता है एफ ऊपर और एम नीचे, ठीक है। ओके, याद रखे स्टूडेंट्स कि जब हम प्रोपोर्शनल साइन खत्म करते हैं या हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है आप लोगों का कि जिसमें से हम प्रोपोर्शनल को इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो हमारे पास रूल है कि हम जब इस साइन को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। तो a इक्वल टू सम कांस्टेंट, यहाँ जो कांस्टेंट होगा वो बाद में लिखेंगे f डिवाइडेड बाय m। अगले स्टेप में लिख रहा हूँ a इक्वल टू कांस्टेंट ये k हो जाएगा और दिस इज f डिवाइडेड बाय m। कांस्टेंट की जगह क्या मतलब कि जो कांस्टेंट है ना, दिस इज इक्वल टू के, और इसकी वैल्यू यहाँ पर जस्ट ओनली 1 है। तो अगले स्टेप में हम कांस्टेंट की वैल्यू ए पुट करते हैं तो ये बन जाएगा f डिवाइडेड बाय m, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय f से f ही आएगा, इसीलिए मैंने 1 को नहीं रिप्रेजेंट, मतलब कि 1 नहीं लिखते नॉर्मली, मल्टीप्लिकेशन में 1 नहीं लिखते हैं। आप लिखना चाहते तो बेशक 1 लिख के 1 मल्टीप्लाई बाय f से f ही आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा f मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय a। तो ये आपका आ गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हमने स्टार्ट में लिखा था ये हमने क्या किया, ड्राइव कर दिया है। यहाँ से फर्स्ट टाइम हम फोर्स को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करेंगे। क्वांटिटेटिव मींस कि मकदार फोर्स का कितना होता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हो तो आप इसके ऊपर कितना फोर्स लगाते हो, तो वो हम अब डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो फोर्स है जिसका यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो हम यहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करेंगे। क्यों? देखें, अगर आप इस फार्मूले में F इज इक्वल टू एम ए,
इसमें अगर आप एफ जो है वो 1 kg पुट करें और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड पुट करें तो आपके पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगले स्टेप में मैं लिखूंगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, न्यूटन। तो मैंने 1 न्यूटन फोर्स को अब डिफाइन कर लिया। न्यूटन सेकंड लॉ से हम फर्स्ट टाइम 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो बताएं कितना होगा 1 न्यूटन फोर्स। तो देखें, अ पुल और पुश अपॉन एन ऑब्जेक्ट विल बी 1 न्यूटन if it produces 1 meter per second square acceleration and 1 kg of mass। अगर आप 1 किलोग्राम मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हो तो आपने जो उसको फोर्स लगाए हैं यानी पुल और पुश जो आपने दी है दिस इज 1 न्यूटन। क्लियर है। तो मैं 1 न्यूटन को अभी डिफाइन कर रहा हूँ 1 न्यूटन फोर्स को। तो याद रखे न्यूटन सेकंड लॉ इस पॉइंट पे खत्म होता है 1 न्यूटन फोर्स। A force acting या act upon an object will be 1 Newton if it produces क्या चीज, it produces a 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन in 1 kg of mass। दिस इज व्हाट, दिस इज 1 न्यूटन फोर्स। ठीक हो। पहले मैंने मैथमेटिकली आपको इसलिए समझाया था कि आसान हो कि अगर F इज इक्वल टू एम ए है और इसमें हम 1 kg मास पुट करें और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लगाएं तो इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 1 1 और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू न्यूटन। तो F इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो ये दोनों इन एक्सेलरेशन और मास एक एक होगा तो दोनों मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 न्यूटन आ जाएगा। अब हम इसको सिंपली डिफाइन करते हैं थ्योरेटिकली। तो हम बोलेंगे कि अ फोर्स एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट विल बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन 1 kg ऑफ मास। 1 किलोग्राम मास में अगर आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करते हो तो आपका लगाया हुआ फोर्स कितना है, 1 न्यूटन फोर्स है। यानी दिस इज द क्वांटिटेटिवली कैलकुलेशन ऑफ मैथ फोर्स। ठीक हो गया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह एक वीडियो या क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम, इसका भी एक रिलेशन आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिटेल के साथ समझ आ चुका है। एज इट इज़ अगर आप पेपर में लिखेंगे तो बच्चों मेरे बहुत से स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह वो 65 बाय 65 मार्क्स लेते हैं मेरे नोट्स को फेडरल बोर्ड के पेपर में लिखने से। ठीक है। तो कोशिश करें बच्चों के इस तरह के जो आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन है या जिस तरह मैंने इससे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस की उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको पेपर के लिए तैयार कर लें। ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियोस समझ आते हैं, टॉपिक समझ आते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अप्रिसिएशन ज़रूर दे दें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जहां पर आपको कोई डाउट हो, मसला हो, कमेंट्स में बताया करें। मैं इसके ऊपर आपको आंसर इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा।